नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह और आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर, इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से भी हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक दशक में भारत में फ्लू के मामले हर साल 1 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अकेले भारत में फ्लू के कारण 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और यह आंकड़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस बीमारी के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। दुनिया भर में फ्लू हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है और भारत जैसे देश में इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। जब फ्लू महामारी का रूप लेता है तब हम गंभीर स्थितियां देख ही सकते हैं। लाखों लोग अस्पतालों की ओर रुख करते हैं और संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए इस विषय पर जागरूकता फैलाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज हम इन्फ्लुएंजा को लेकर हर बारीक पहलू पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गगन MS मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, बाल रोग और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मल्होत्रा, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र वारसाकिया जुड़े हुए हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, काया चिकित्सा विभाग, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। आयुर्वेद के नज़रिए से हमें डॉक्टर बताएंगे कि क्या कुछ ज़रूरी है हमारे लिए जानना। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्रुति गोरा जुड़ी हुई हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी आयुष निदेशालय दिल्ली। डॉक्टर श्रुति गोरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मल्होत्रा, पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। इन्फ्लुएंजा होता क्या है? और हर बार हम अलग अलग तरह के फ्लू सुनते हैं, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, हर बार अलग तरह से म्यूटेट होते उसे देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लुएंजा को कैसे समझा जाए? ये आम सर्दी जुकाम से कैसे अलग है? बेसिकली क्या है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ होता है, जो कि एक वायरस जिसको ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली में वो बिलोंग करता है। वो एक हमारी भाषा में जूनोटिक डिजीज़ की डेफिनेशन में आता है। जूनोटिक का मतलब जो कि एनिमल्स के अंदर होस्ट हैं और रिजर्वायर होते हैं, जो वो वहीं पे रहते हैं वायरस, और जंप करके ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाता है। और जब ये इंसान को संक्रमित करता है तो इस पे वो स्प्रेड करता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जिसको हम फ्लू का एपिडेमिक या पेंडेमिक कहते हैं। और ये तकरीबन 4 तरीके के स्ट्रेन होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। जो इन्फ्लुएंजा C और D हैं वो ह्यूमंस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। जो हमारा टॉपिक रहता है इन्फ्लुएंजा A और B को रहते हैं। जैसे मैडम ने अभी बताया, जैसे स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में आया, फिर 1958 में एक एपिडेमिक आया, 1968 में आया, और उसके बाद 2009 में H1N1 का एपिडेमिक आया। तो जब हम इन्फ्लुएंजा A और B की बात करें तो उसमें 4 तरीके के स्ट्रेन होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा A में H1N1 या H3N2 इस तरीके के स्ट्रेन होते हैं, और इन्फ्लुएंजा B जो होता है उसमें हमने विक्टोरिया और एक और स्ट्रेन होते हैं, 2 स्ट्रेन ये होते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशंस को हम इन्फ्लुएंजा का वायरस कहते हैं। और ये स्ट्रेन म्यूटेट करते हैं, जिसमें एंटीजन शिफ्ट होता है और एंटीजन ड्रिफ्ट होता है। तो ये हर साल चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनकी जो वैक्सीन्स हैं वो बदलती रहती हैं। इसकी बीमारियों का रूप भी बदलता रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक रूप में आती है, जब R वैल्यू बढ़ जाती है, स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा कि एक इंसान से वो 3, 6, 9 में मल्टीप्लाई होता जा रहा था। तो इसलिए हर साल हमें ध्यान रखना पड़ता है वायरसेस का भी, और ये बदलते रहते हैं। ये इसका नेचर है इन्फ्लुएंजा का। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र, आयुर्वेद के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इन्फ्लुएंजा को? जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वर्ड्स डायरेक्टली आयुर्वेदा में ऐसा कोई कोट नहीं है, बट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ज्वर, द इट नियर बाय अबाउट द लाइक फीवर। तो जो मेनली वात और कफ, जो हमारे आयुर्वेदा के 2 एलिमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड रहता है, उसके इम्बेलेंस पे डिपेंड रहता है। तो मेनली वात और कफ का जो विशेषण होता है वो इस पर ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में प्राणवाह स्रोतस बोलते हैं, जो हमारी श्वसन क्रिया से संबंधित सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है। और उसको जो भी वात है वो उसमें स्पाज्म बढ़ाता है, कफ है वो जो चैनल से उसको ब्लॉक करता है। तो चैनल ब्लॉक्स होती है, उसकी वजह से जो बॉडी की गर्मी अंदर ही रहती है, तो इसमें फीवर के इश्यूज़ होते हैं, नेज़ल ब्लॉक की कंडीशन होती है, चोक की कंडीशन होती है, फिर दोस्त बॉडी में स्प्रेड होता है, तो बॉडी एक वगैरह, हेड एक वगैरह, फिर जनरलाइज डायबिटीज़ वगैरह, तो ये इश्यू इसके साथ जुड़ते जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमारे जो बॉडी के दोस्त बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मेनली ये सीजनल होता है, जो वर्षा और शरद ऋतु में, जिसको हम अपने भारतीय जो सीजन परंपरा है उसमें वर्षा और शरद में ज़्यादा होता है, बिकॉज अभी कफ का संचय अवस्था है।
जो अभी सीज़न है, और पित्त की प्रकोप अवस्था है। तो जैसे संचय ज़्यादा होता है तो वो ट्रैक को ब्लॉक ज़्यादा करता है। दैट्स वाई उसको जो विशेटेड रीज़न मिलते हैं, जो खान पान की जो समस्याएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ेगा, ठंडे कोई खुराक उसको अफेक्ट करेंगे, तो ये जो वात और कफ है उसका विशेषण बढ़ेगा। तो उस पर्पज से ये डिसीज़ को हमारे आयुर्वेदा में इस वे ऑफ टॉक से लिया जा सकता है। ठीक है। और होम्योपैथी की अगर बात करें डॉक्टर श्रुति गोरा, आप कैसे इन्फ्लुएंजा के बारे में बताएंगी? देखिए, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करती है। इसके जो लक्षण हैं वो सामान्य एक जो नॉर्मल हमारा सर्दी ज़ुकाम है उससे थोड़े और सिवियर इंटेंसिटी में होते हैं। आपको तेज़ बुखार होगा, खांसी होगी, गले में खराश होगी, शरीर में दर्द, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा, शरीर में थकान, सुस्ती होगी, कई लोगों को थोड़ा पेट की गड़बड़ाहट भी साथ साथ हो जाती है। तो होम्योपैथी में हम लोग जैसे सारी बीमारियों का देखते हैं वैसे ही हम इसको भी एक इंडिविजुअलाइज्ड और टोटलिटी पर ही देखते हैं। उसी के हिसाब से इसके लक्षणों के आधार पर ही हम पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग लक्षण आते हैं तो उसके हिसाब से सबकी दवाई अलग होती है। और पहले भी जैसे पास्ट में डॉक्टर साहब ने बताया एपिडेमिक्स हो चुके हैं फ्लू में, तो होम्योपैथी का काफ़ी कारगर साबित हुई है और काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें ये निकल कर आया कि होम्योपैथिक मेडिसिन से देने से इन्फ्लुएंजा वाली जो बीमारी है उसके अंदर एक तो सिम्टम्स आपके जल्दी रिकवर हो गए, पेशेंट जल्दी रिकवर हो गए और उनका आगे मॉर्बिडिटी और आगे नहीं फैली। तो जब ऐसा एपिडेमिक वाली सिचुएशन होती है तो हम लोग अपना एक सिम्टम्स के आधार पर एक जीनस एपिडेमिकस दवाई भी निकाली जाती है जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो वो भी सबको एज प्रिवेंशन भी दी जाती है मासेस में। और अदरवाइज़ जैसे अब नॉर्मल आजकल पिछले महीने से देख रहे हैं कि काफ़ी सारे केसेस बढ़ गए हैं, तो उसमें अभी H3N2 वायरस का स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, साथ साथ सीजनल कोल्ड और कफ भी है और ये इन्फ्लुएंजा के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, क्या जो सिम्टम्स की आप लोग बात करेंगे थोड़ा सिवियर होते हैं, क्या इन्हीं सिम्टम्स को शुरुआत में लोग हल्के में लेते हैं और इसीलिए इन्फ्लुएंजा और गंभीर रूप लेता है? क्या गलती है जो लोग करते हैं सिम्टम्स? बेसिकली जैसे मैम ने अभी बताया कि सिम्टम्स जो हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम अपर गला और छाती के सिम्टम्स को ज़्यादा कहते हैं, जैसे जब वायरस बॉडी में एंटर करेगा वो एयरबॉर्न वायरस होता है, जैसे छींकने से, खांसी से या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा हो सामान उस पर अगर वायरस जिंदा है 24-48 आवर्स के लिए, तो ऐसे ही ट्रांसमिट होता है जैसे कोविड टाइम्स में वायरसेस ट्रांसमिटेड होते थे। आपको सबको नॉलेज है इस चीज़ की। और जब वायरस बॉडी में प्रवेश करता है तो वो एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग को अटैक करता है और उसमें सिम्टम्स क्रिएट करता है। सिम्टम्स क्रिएट होते हैं बॉडी जब रिएक्ट करती है, जैसे रनिंग नोज़ हो गया, जुकाम, खांसी, नज़ला, फिर बॉडी में जब ब्लड में घुसता है तो फीवर, बॉडी एक, माइल्जिया, सर दर्द, बॉडी को दर्द होना, जॉइंट दर्द होना, ये सब होता है। लेकिन अगर हम इसको माने कि ये आम फ्लू वायरस जो वायरल फीवर कहते हैं उससे फ़र्क कहाँ आता है? ये आता है इसकी आर वैल्यू के कारण पे। आर वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया कि आर वैल्यू 1.2 to 1.5 देखी जाती है। इसका मतलब 1% टू मल्टीपल % स्प्रेड कितना है। तो आप सिंपल हिस्ट्री अगर लेंगे पेशेंट से, जो कि जनरली पेशेंट्स हमारे लेस देन 5 ईयर और मोर देन 65 एज ग्रुप और डेंजरस एज ग्रुप होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, कोई मेडिसिन पे होना, अस्थमा का मरीज़ या फिर कोई डायबिटिक या फिर कोई मोटे जो लोग होते हैं ओबीज होते हैं, तो इनको जनरली ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। इसलिए हमारा अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है इन केसेस में। आमतौर पे हमें फ्लू से डरना नहीं चाहिए क्योंकि फ्लू एक वायरल डिजीज़ है जो कि बॉडी को अपने आप इम्यूनिटी से ठीक हो जाता है। हमें सिर्फ घबराना उन्हीं केसेस में है कि अगर जैसे आपने पूछा कि इस बच्चे को बुखार हुआ, क्या घर में किसी माँ बाप भाई बहन को बुखार और खांसी हुआ अगले पिछले 3-7 दिन में, अगर वो येस में आंसर करते हैं और उनको भी वही सिम्टम थे तो तुरंत चाहे आप टेस्ट कराएं या ना कराएं उसको फ्लू लेबल कीजिए। क्योंकि आजकल दिल्ली में जैसे एक छोटा एपिडेमिक फैला हुआ है, हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और उनको कई बार महंगे और मुश्किल इलाजों की ज़रूरत भी पड़ रही है। तो इसमें हमारे अर्ली डायग्नोसिस और फ्लू की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। तब मेडिकेशन से, जो कि हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि पहले 48 घंटे में ही ज़्यादा कारगर रहती हैं। ठीक है। और जैसे आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र कि प्रकृति पर काफ़ी निर्भर करता है और आपने ऋतुओं का वर्णन किया कि ख़ास तौर से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में
इन्फ्लुएंजा के मामले ज़्यादा देखे जाते हैं और इसीलिए आयुर्वेद ऋतुचर्या पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो आप मानते हैं कि ऋतुचर्या को लेकर कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इन्फ्लुएंजा का प्रसार इतना बढ़ता है? यस, डेफिनेटली। इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे आयुर्वेद का जो दो मेन मोटो होता है, तो जो हेल्दी है उसकी हेल्दी स्टेट को मेंटेन करना, और जो डिसीज्ड है उसके डिसीज़ को डिमिनिश करना, या तो प्रिवेंट करना या तो क्योर करना, 3 चीज़ें होती है। तो जो हेल्दी पर्सन है उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो सारे जो कारगर नुस्खे दिए हैं वो दिनचर्या और ऋतुचर्या के तौर पे दिए गए हैं आयुर्वेदा में। दिनचर्या मीन्स मॉर्निंग से लेकर रात तक आपको क्या फॉलो करना है। अब मॉर्निंग के भी पार्ट्स डिवाइडेड हैं। मॉर्निंग के जो मॉर्निंग का पार्ट है वो कफ प्रोमिनेंट पार्ट है, कफ दोष के विशेषण ज़्यादा होता है या तो बड़ा हुआ होता है। जो आफ्टर नून का पार्ट है वो पित्त दोष का पार्ट है, और जो आफ्टर इवनिंग का पार्ट है वो वात दोष का पार्ट है। तो इस हिसाब से भी दिनचर्या हमारे आयुर्वेदा में दी गई है कि मॉर्निंग को सुबह उठिए, हल्दी नमक वाले पानी से गरारे करिए ताकि आपका गला क्लीन हो, जो भी जमा हुआ पूरी रात का कफ है वो क्लीन हो, ताकि चोक क्लीन हो। फिर उठ के ही आप थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी बॉडी के जो भी मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो, और जो उसमें जो अकड़न जकड़न हो निकल जाए, जो बड़ा हुआ कप जो मसल को डैमेज करता है उसको ठीक हो जाए। उसके बाद ये चर्या है कि भाई खाने में आप लाइट डाइट लीजिए। बहुत बार सबने सुना है कि मॉर्निंग का डाइट हैवी होना चाहिए, बट ये कंसेप्ट गलत है। इंडिविजुअल पर्सन्स की अग्नि या डाइजेस्टिव फायर डिफरेंट होती है, तो सबको भारी खुराक लेना नीडी नहीं है। जो क्रूड कोष्ठी है जिसको ऑलरेडी सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है उसके लिए भारी खुराक ठीक है। बाकी लाइट डाइट जैसे आयुर्वेदा में प्रिस्क्राइब्ड है, मूंग दाल का सूप, मूंग दाल का पानी सुबह बना के लीजिए। आप हल्का सा सूजी की कोई आइटम लीजिए जो बॉडी को बिल्कुल लाइट हो, जो आपकी डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी उसको मतलब उसके सफिशिएंट हो। उसके बाद थोड़ा सा हनी या नींबू या तो कुछ गिलोय जैसे जो घरगथ्थू जो नुस्खे है, आंवला है, उसका कोई सूप बना के 1 गिलास पानी में डाल के घोल के उसको लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग हो। फिर आफ्टर जैसे जैसे डे बढ़ता है वैसे आप कोई एक सीजनल फ्रूट्स जो भी हो उसको आप ले सकते हैं। देन आफ्टर दोपहर का डाइट आप लीजिए। डाइट दोपहर का फिक्स होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 1 के बीच में आप डाइट लेने को रखिए। सीज़न के हिसाब से देखिए डाइट में चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट सीज़न की मैं बात करूं तो अभी के डाइट में चिकनाहट कम होनी चाहिए, तो हो सके तो चावल का यूज़ कम करना चाहिए, दही कर्ड वगैरह यूज़ कम करने चाहिए। उसकी जगह बेस्ट है कि आप घी का यूज़ करो, घी अच्छा है हेल्थ के लिए भी। उसके बाद चीज़, पनीर, जो भी जंक फूड है, स्टिकी चीज़ें हैं, उसका हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तेल का यूज़ अभी ज़्यादा करना चाहिए बिकॉज वर्षा ऋतु चल रही है, तो जो सीज़न है उसके हिसाब से तेल है वो हमारे बॉडी की चिकनाहट को कम करने में हेल्पफुल रहता है और वात को डिमिनिश करने में भी हेल्प करता है। इवनिंग के टाइम में हो सके तो लाइट डाइट लेने को रखना चाहिए, भारी खुराक नहीं ले चाहिए। लाइट कोई भी दलिया, खिचड़ी है, या तो एक रोटी है, साथ में कोई सीजनल सब्जी है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। तो क्या डूज एंड डोंट्स है, और खासकर खाने को लेकर और दिनचर्या को लेकर क्या ख्याल और रखना है, इसके बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर श्रुति गोरा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा असर, रिजल्ट होम्योपैथी मेडिसिन का इन्फ्लुएंजा के केसेस में देखा गया है। और हमने कई बार देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से एक दवाई का नाम होता है तो वो फैलता है। तो ऐसे में क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, तो हर लक्षण और हर व्यक्ति के आधार पर ये होता है। तो इसे लेकर एक अवेयरनेस के तौर पर आप क्या जानकारी देंगे कि असर तो अच्छा है लेकिन सबके लिए एक ही दवाई काम नहीं करती? सबके लिए एक दवाई काम नहीं करती है। इट इज़ अ टेलर्ड फिट मेडिसिन। हर एक का नाप अलग है, हर एक के लिए अलग दवाई चलेगी। और जब दवाई असर भी तभी करती है जब हम उसको एकदम सटीक, एकदम लक्षणों के आधार पर जब हम दवाई देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन क्योंकि हमारी जो दवाई है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने पर हेल्प करती है, तो हर एक बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर एक का प्रीडिस्पोजिशन अलग है, तो उसको मद्देनज़र रखते ही हम हर एक पेशेंट के लिए अलग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब वो दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है तभी उस पेशेंट में हमें क्योर देखने को मिलता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स वैसे भी बीमारी ठीक है, वायरल जैसे आज हम इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, वायरल डिजीज़ है, ऐसे और बहुत बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हमारे आसपास प्रिवेलेंट हैं। तो जो हमारी होम्योपैथी है उसका सिद्धांत यही है कि हमें अपनी शरीर की इम्यूनिटी, हमारी अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारा शरीर ही इन सारे वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सके। क्योंकि जब हम किसी भी डिज़ीज़ की बात करते हैं, जो डिज़ीज़ फैलने के 3 ही का एक ट्रायड होता है,
एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। एजेंट वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे आसपास मौजूद हैं, होस्ट हम इंसान खुद, और इन्वायरमेंट की वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से आसपास के फैक्टर्स हैं जिनके तालमेल से वो डिज़ीज़ फैलती है। तो होम्योपैथी का अपना सिद्धांत यही रहता है कि जो होस्ट है उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो एंटीजन जो है, वायरस है, हमारी बॉडी पर इफेक्ट ही ना कर सके। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, क्योंकि 2023 भी वो साल था जब इन्फ्लुएंजा के काफ़ी मामले देखे गए थे, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि भारत में प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या आप लोगों ने बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में बात की, बहुत सारे फैक्टर्स की बात की है, लेकिन ये हर साल हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों आते हैं? क्या बड़ी वजह क्या है? मैम, इसकी बड़ी वजह जो है, इंडिया एक साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है और यहाँ पे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया 2 तरीके के सीजन्स हैं, जिसमें एक तो रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। जब हम रेनी और विंटर सीजन्स की बात करते हैं कि इसमें वेदर में पैटर्न में चेंज होता है, ह्यूमिडिटी, उसकी हवा, उस एरिया की पॉल्यूशन क्या है, कौन से वायरसेस चल रहे हैं, ये सब फिर बदल जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैम ने भी बताया कि एजेंट होस्ट है, तो एजेंट जो है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, फ्लू एक वायरस है जो कि बहुत ही स्मार्ट वायरस है, हर साल, हर महीने, हर क्षण बदल जाता है। इसलिए WHO की 3 कमेटीज़ होती हैं, GS ग्रुप होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक WHO की एनिमल हस्बेंड्री की कमेटी। हर साल जिनीवा में बैठ के इस वायरस का अध्ययन किया जाता है कि आज के नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के कौन से वायरसेस, जो जैसे मैंने 4 स्ट्रेन बताए थे, कौन से ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, कौन से घातक हैं, कौन से हमें ज़रूरी हैं। इसलिए वो एक सीड्स तैयार करते हैं हर साल उस वायरसेस के हिसाब से वैक्सीन्स के। तो जो वैक्सीन्स के इश्यू पर हम बाद में आएंगे, अभी का जैसे सवाल था कि हमें उसको क्यों चेंज होता था, क्योंकि उसका नेचर ही चेंज होना है ताकि वो अडेप्ट करे, बिल्ड करे, होस्ट में सर्वाइव कर सके। होस्ट तो एक ह्यूमन है ही जहाँ पे डिजीज़ एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले बर्ड्स जो होती हैं, एक्वेटिक बर्ड्स जैसे कहते हैं, और पिग्स होते हैं, ऐसे कई जैसे पीछे एपिडेमिक्स आए, जैसे महामारियाँ आई, जो एपिडेमिक और पैंडेमिक का रूप लिया, जैसे में कोविड सबने भुगता है, तो उसमें बैट्स भी थे, तो ये भी इन्हीं तरीके के स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस थे। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन 2 सीजन में बहुत ज़्यादा होती हैं, और तभी आप देखोगे केसेस पीक करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर जितेंद्र भी बताया है कि किस तरह से ऋतुचर्या में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मैं अब किसी बीमारी की बात करती हूँ तो जाहिर तौर पर घूम फिर के जो स्लीप है और जो स्ट्रेस है वो भी ज़रूर आती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यूनिटी को कमज़ोर करने में, अगर स्ट्रेस का स्तर बढ़ जाए या फिर निद्रा सही ना हो? और इसीलिए जो डिसिप्लिन एक कहते हैं ना, रूटीन होना, वो आयुर्वेद के नज़रिए से भी और क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली स्ट्रेस का प्रभाव स्लीप पे डायरेक्टली पड़ रहा है, और स्लीप का प्रभाव हमारे इम्यूनिटी पे पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी तो क्या बॉडी के जो स्लीपिंग होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब होगी। स्लीपिंग होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगी तो जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। जो हार्मोन्स है बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करने वाले हैं, कुछ बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाले हैं, जो बॉडी की सिस्टम को चलाने वाले हैं, तो वो हार्मोन्स की होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस आने की वजह से स्लीप का प्रभाव है वो बहुत हमारे इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है। तो प्रॉपर स्लीप लेना, जैसे 6 to 7 आवर इज़ द प्रॉपर आइडियल स्लीप टाइम मेंशन्ड इन अवर मेडिसिनल बुक्स, तो इतना परफेक्ट समय होना चाहिए। बट एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि दिन में स्लीप टोटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो दिन की स्लीप है वो हमारे बॉडी के जो कफ डोज को है वो बढ़ाता है। तो उसकी वजह से क्या, जो भी इस चीज़ के रिलेटेड जो वेट टाइप के जो डिसीज़ है, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को हैम्पर्ड करने वाले जो डिसीज़ है, जैसे एक ये श्वसन तंत्र का ही डिसीज़ मैं ले लूँ, तो जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप के डिसीज़ है या तो कोई अलग फ्लू टाइप के डिसीज़ है, तो उसमें दिन में स्लीप बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी चाहिए। दिन की स्लीप अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर श्रुति गोरा, जिस तरह से आपने दवाइयों की भी बात करी है और उसके लिए हमने अवेयरनेस फैलाने की बात की है, क्योंकि इम्यूनिटी पे फोकस होता है और प्रिवेंशन के तौर पर भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छा काम करती है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि मौसम बदलते ही उन्हें या तो एलर्जी होती है या सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंजा जल्दी हो सकता है, फ्लू जल्दी हो सकता है, और प्रिवेंशन के तौर पर होम्योपैथी कितनी मदद कर सकती है? बहुत मदद कर सकती है ऐसे लोगों को, क्योंकि इन लोगों की एलर्जिक टेंडेंसी है। तो ऐसे लोगों में हम लोग पूरा केस टेकिंग लेकर इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, और साथ साथ बीच में एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। जैसे होम्योपैथी मानती है कि एक मियाज़म है, अंडरलाइंग कॉज रहता है डिजीज़ के पीछे,
तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी पूरे पेशेंट्स के सारे लक्षण देखकर, उनके फिज़िकल सिम्टम्स देखकर, और इवन आजकल हम लोग अपना इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम लोग सब लोग अपने फ़िज़िकल चीज़ों की तो सारी बात कर लेते हैं कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, पर एक चीज़ और है जिसको हम आजकल भूल जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी इम्यूनिटी के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर आप देखें कोई भी बीमारी है उसका अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप डिटेल हम लोग, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी में हम लोग हिस्ट्री पे बहुत बिलीव करते हैं, तो कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है हर एक की लाइफ में जिसके बाद वो बीमारी उसके शरीर में आई होती है। वो कोई भी ग्रीफ हो सकता है, कोई भी सडन सेटबैक हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है। तो एक जो मेंटल हेल्थ है, आजकल इतने इमोशंस सप्रेस रहते हैं, हम लोग आपस में एक जो हमारा एकदम फास्ट पेस लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस भी है। तो एक वो मेंटल हेल्थ की बात है, वो मेंटल हेल्थ भी हमारी इम्यूनिटी के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम फिज़िकल लेवल पर अपना डाइट मेंटेन करेंगे। तो होम्योपैथी ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पेशेंट्स को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसीज़ होती हैं वो टेंडेंसीज़ काफ़ी हद तक एकदम कम हो जाती हैं। तो जिसको जैसे बार बार चेंज ऑफ सीज़न में हो जाता था, अब उन लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर होती भी है तो उनके सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि वो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। तो डॉक्टर मल्होत्रा, और इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स हैं क्या? क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा के बारे में जब बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि प्रेवलेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी डॉक्टर श्रुति गोरा ने जो बात कही है, WHO की हालिया रिपोर्ट भी आई है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौती से जूझ रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी, आपने बोला कि जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ये इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। क्या युवाओं में भी प्रेवलेंस ज़्यादा देखा जा रहा है? और उसके पीछे क्या कोमॉर्बिडिटी या फिर मेंटल हेल्थ और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जो स्टडीज़ में सामने आ रहे हैं? मैम देखो, युवाओं में आजकल कुछ चीज़ों का सेवन बहुत बढ़ गया है, जैसे अल्कोहल का, मदिरा का, सिगरेट स्मोकिंग का और ऐसे वेप का। तो और ख़ासकर इन लोगों को ज़्यादा बीमारियां स्ट्राइक करती हैं। तो उनके मेंटल हेल्थ के इशू इसलिए आते हैं कि आपका कोई ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है। जैसे सुबह उठेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ और आपने खाना, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे आयुर्वेदिक में भी इन्होंने समझाया, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो घर में स्क्वाट्स करिए, पुशअप्स करिए, हमारे देसी दंड बैठ होते हैं, उसको टारगेटेड रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बॉडी भी फिट होता है और बॉडी के हार्मोन्स बदलते हैं, माइंड फिट रहता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके जो रिसेप्टर्स और आपके एंटीबॉडी लेवल्स काफ़ी जंप कर जाते हैं, आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, जो कि बीमारियां में स्ट्रेस लेवल हार्मोन जिसे कहते हैं, वो कम हो जाता है और आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। आपको नेचुरली इतना अच्छा लगता है कि आपके अंदर डिजीज़ से फाइट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो मैं देखूंगा कि सबसे जो हम चीज़ मिस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जो जिसकी हैबिट इतनी ज़्यादा एडिक्शन है कि बच्चे, बड़े या इवन बुज़ुर्ग लोग वो अपनी सीट से हिलना ही नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा बीमारियों की जड़ ये मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स बन गया है। मैं मानता हूँ हमारी लाइफ की इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई चीज़ें हमें उसमें एक्सेस करनी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कर्ब कर पाएँ और मूवमेंट पे ध्यान दें। मूवमेंट में भी आप ये मत देखिए मैं स्मार्ट वॉच पे इतने किलोमीटर रन किया है, क्योंकि आप देखिए आजकल कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं, सडन कार्डियक इवेंट बढ़ रहे हैं। हम लोग आजकल जिम इसलिए नहीं जाते हैं कि हम एक्सरसाइज करके हेल्दी होना चाहते हैं, हम शो ऑफ करना चाहते हैं। हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है कि हम यहाँ पे इस समय इस कपड़े पहन के जाएंगे, ये वो करेंगे। तो हमारा जो बेसिक आयुर्वेदा, होम्योपैथी और जो भी हमारा इंडिया में कल्चर रहा है, सुबह उठ के अच्छे टाइम पे उठिए, अच्छे टाइम पे पाठ कीजिए, माइंड हेल्थ कीजिए, माँ बाप की सेवा, फैमिली को देखिए, अपना व्यायाम जो नॉर्मल कर सकते हैं कहिए, कम भोजन खाइए, लिमिटेड खाइए, 1 रोटी कम खा लीजिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, गर्म चीज़ों का सेवन करिए और इस चीज़ों से आप नॉर्मल बीमारियों से भी दूर रहेंगे और फ्लू जैसी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी बहुत हाई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से जुड़ी समस्या है और जैसे अभी डॉक्टर मल्होत्रा ने भी बोला कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई और अगर कुछ लोग जिम भी जा रहे हैं तो वो शो ऑफ के लिए जा रहे हैं, यानी घूम फिर के कहीं ना कहीं स्ट्रेस वो मेंटल प्रॉब्लम में आ ही रहा है। योग को एक बहुत बड़ा ज़रिया माना जाता है और ख़ासकर रेस्पिरेटरी जब समस्याओं की बात होती है तो उसे प्राणायाम के ज़रिए और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि सही से सांस लेना ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो योग कितना बड़ा सहारा बन सकता है?
डेफिनेटली डाइट एंड लाइफस्टाइल का एक बड़ा पार्ट योगा प्राणायाम है। योगा में पर्टिकुलरली जो प्राणवाह स्रोतस या तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको हेल्पफुल हो, ऐसे सलभासन है, शवासन है, पवन मुक्तासन है, फिर सुखासन है। ये सारे आसन क्या होते हैं कि हमारे ट्रैक को प्रॉपर वे में रखते हैं और ट्रैक की जो मसल्स है उसको पावर नरिश करते हैं। दैट्स वाई ट्रैक ओपन रहता है, तो उसकी हेल्थीनेस और इसकी इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्पफुल रहता है। तो योगा प्राणायाम होना ही चाहिए। प्राणायाम ऐसी चीज़ है कि जैसे के थ्रू हमारा जो पूरक रेचक जिसमें होता है, सांस लेना छोड़ना, क्योंकि इसका मेन कंसेप्ट ये है कि जो ऑक्सीजन हवा में है, फ्रेश ऑक्सीजन, उसको बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में डालना, ये काम हमारे लंग्स का है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है। तो ओपन स्पेस में से फ्रेश ऑक्सीजन लेके हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग के थ्रू पूरे बॉडी में हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे मतलब नोज से लेके हमारे ब्रेन के एंड पार्ट या टो के एंड पार्ट तक सर जगह पे ऑक्सीजन जाना चाहिए, तभी वो उसके वाइटल जो ऑर्गन है उसकी हेल्थीनेस बढ़ती रहती है। तो योगा प्राणायाम मस्ट है। आप कम से कम 15 to 20 मिनट डेली रूटीनली योगा प्राणायाम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे हमारे वाइटल पार्ट, बॉडी के पार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इम्यूनिटी बॉडी की मैकेनिज्म, इवन बॉडी की जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होती है, ताकि बॉडी की जो चैनल्स है, मैकेनिज्म है, वो नॉर्मल फ्लो में चलती रहती है। और जब होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, एलोपैथी इमीडिएट रिलीफ देता है, ये हम सबको पता है। तो होम्योपैथी को लेकर और खासकर इन्फ्लुएंजा के मामलों में हम ये कहें डॉक्टर श्रुति गोरा कि सस्टेनेबल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं होम्योपैथी के जरिए पाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पाई जा सकती है, क्योंकि और ऐसा ये एक मिथ ही है कि होम्योपैथी स्लो वर्क करता है। अगर सही दवाई का चयन किया जाए तो होम्योपैथी बहुत ही जल्दी, और स्पेशली जैसे इन्फ्लुएंजा तो एक एक्यूट बीमारी है, तो इसमें तो रिज़ल्ट हमें तुरंत ही देखने को मिलता है। जनरली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर हम उनको पूरा केस टेकिंग लेकर दवाई देते हैं तो 2 से 3 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनको कोई एलोपैथिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट द मोस्ट वो लेते हैं तो पैरासीटामॉल, अगर हाई ग्रेड फीवर, अगर 102 से ऊपर फीवर है तो हम लोग बोल देते हैं ले लें। अदरवाइज़ होम्योपैथी पूरी अपने आप में सक्षम है और कारगर है इन्फ्लुएंजा के केसेस को डील करने में, बशर्ते कि अगर हम सही दवाई का चयन करेंगे तो। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, क्या आप मानते हैं कि भारत में अभी भी फ्लू को क्या हल्के में लिया जाता है? और जैसे आप लोगों ने भी कहा कि लगभग हर साल नई वैक्सीन आती है, वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए और जिनको आपने ज़्यादा खतरे बताएं, प्रेग्नेंट वेमेन या फिर बुजुर्ग लोग? वैक्सीन को लेकर क्या मैसेज है आपका? देखिए मैम, वैक्सीन्स का तो इतना, आई एम IP सर्टिफाइड वैक्सीन एक्सपर्ट, तो हमें बच्चों का तजुर्बा रहता है, उनकी फैमिलीज़ का तजुर्बा रहता है। वैक्सीन्स WHO अप्रूव करती है पूरी कंट्रीज़ में देने के लिए, क्योंकि इसको एक ग्लोबल थ्रेट माना जाता है। जैसे टॉक के शुरू में बात करी, डाटा ये कहता है कि तकरीबन 3 करोड़ से 6 करोड़ लोग अफेक्टेड रहते हैं ग्लोबली हर साल इस बीमारी से। और ये डाटा पब्लिश डाटा है, और ये डाटा में कई डाटा ऐसा है जो कि पब्लिश नहीं हुआ होगा, तो इसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 लाख डेथ्स डायरेक्टली, 30 लाख डेथ्स होती हैं वर्ल्ड ओवर, और इसमें भी ज़्यादा ही होती होंगी क्योंकि पुअर कंट्रीज़ में हम लोग एंटीजन टेस्टिंग कर नहीं पाते क्योंकि महंगे टेस्ट हैं। इन्फ्लुएंजा हम जब कहते हैं कि नॉर्मल फ्लू से, ये जो एक सीजनल फ्लू होता है और एक होता है जो कि एपिडेमिक और पैंडेमिक पोटेंशियल का वायरस होता है, तो जब हम फ्लू नॉर्मल देखते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती है क्योंकि वो तो आता जाता रहेगा। अगर उसके एंटीजन में कोई शिफ्ट या ड्रिफ्ट, जैसे मैंने बताया, कुछ म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन जैसे कोविड टाइम में हमने भुगती है, तो उसकी अगर स्प्रेडेबिलिटी के साथ डिजीज़ इंटेंसिटी, डिजीज़ फोर्स जिसे कहते हैं, बहुत सीवियर है। 24 से 48 घंटे में हमारे पास अब पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका गला ख़राब हुआ था, सडनली सांस फूलनी शुरू हो गई, जैसे कुछ अस्थमैटिक्स। और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मिस कर रहे हैं वो है मोटापा, जो कि इसी स्क्रीन टाइम और लैक ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉपर से हो रहा है। मोटापे का जो बीमारी का जो उसका फोर्स ऑफ इंटेंसिटी कई गुना हाई होती है, उनके अंदर मौतों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन्स हैं, हर साल क्योंकि वायरस स्ट्रेन बदलता है तो हमें अडेप्ट करना पड़ता है कि कौन से काम के स्ट्रेन हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं। और अभी जो मैं एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहूँगा, जैसे हमने कहा इन्फ्लुएंजा बी में 2 तरीके के स्ट्रेन होते हैं, एक विक्टोरिया और एक यामागाटा। तो अभी जो है यामागाटा स्ट्रेन नहीं दिख रहा है लास्ट 5 ईयर से, ये टेक्निकल डाटा है। लेकिन अब जो इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन आ रहे हैं वो क्वाड्रीवेलेंट की जगह 3 वेलेंट भी लॉन्च हो चुके हैं। तो 4 वायरसेस के जो वैक्सीन हैं, WHO और IAP गाइडलाइंस कहती है कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लगाया जाए। सेम डोज हैं, पहले साल 6 महीने और 7वें महीने में, फिर हर साल एनुअल
एज़ पर जो भी स्ट्रेन अवेलेबल है। वैसे तो इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है और हमें एसएच स्ट्रेन चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस कहती हैं जो भी अवेलेबल स्ट्रेन आपकी देश में आ गया है तो वो आप लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने एज ग्रुप्स और जो मैंने मॉर्बिड कंडीशंस वाली बताई, उन लोगों में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन लगाएं। इसका कॉस्ट गवर्नमेंट अभी बियर नहीं कर सकती। बहुत अप्रिशिएबल है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत वैक्सीन बढ़ा रही है। कई वैक्सीन जो हम पहले नहीं लगा पाते थे आज गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री में उपलब्ध हैं। प्लीज़ आप हमेशा लगवाइए। और अगर इन्फ्लुएंजा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेटअप्स में जाके लगवा सकते हैं, वो लगाइए अपने बच्चे और अपने घर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक बंदा नहीं बीमार पड़ता है, आपका पूरा परिवार बीमार पड़ता है। बच्चा स्कूल से छुट्टी करके बैठता है घर में, उसका इलाज करता है, कई बार एडमिट होता है और उसका इलाज के दौरान जो स्कूल की जो उसकी फीस जाती है वो भी खराब होती है, माँ बाप की छुट्टी होती है, सबको रेस्ट लेना पड़ता है। तो इट इज़ जस्ट नॉट वन वैक्सीन, इट इज़ प्रिवेंटिंग ए एंटायर डिजीज एंड इट्स कैटास्ट्रॉफी। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि प्रोडक्टिविटी और कहीं ना कहीं पूरे देश की इकोनॉमी पर इसका असर और पूरे देश के विकास पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर ज़रूर पड़ता है। आगे हम कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र, अभी जो सवाल हमारे पास आया है ये रमनिक लाल का कोलकाता से आया है और ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे फ्लू अचानक हुआ, बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द था, गले में खराश की समस्या नहीं, ये लक्षण एक दिन में गायब हो गए। मैं इस तरह से कभी बीमार नहीं हुआ हूँ। आम सर्दी की तरह ये सब धीरे धीरे नहीं था बल्कि बहुत तेज़ था और तकलीफ दे था। मुझे कहीं ना कहीं थकान सी भी महसूस हो रही है, पूरी तरह से ठीक मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या ये इन्फ्लुएंजा है और ये क्या कर सकते हैं? हाँ, जिस हिसाब से जो इनके सिम्टम्स लग रहे हैं वो है तो फ्लू टाइप के ही सिम्टम्स। अब ये डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है कि इन्फ्लुएंजा ही है, क्योंकि वो तो जांच से ही पता चलेगा। बट जो सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा के हैं या जो आयुर्वेदिक वे से जो मैंने बोला वो वात कफत ज्वर का है, वो सिम्टम्स इससे करीबन कभी मिल रहे हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन होता है 3 to 4 days होता है आइडियली, तो उतने दिन तक तो इसके ये सिम्टम्स रहते हैं। तो उनको एज सुन एज पॉसिबल जो नज़दीकी कोई गवर्नमेंट अस्पताल हो या कोई भी हेल्थ केयर सेंटर हो वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। साथ में ही थोड़ा सा उनको प्रिवेंशन बरतने चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, हल्दी नमक वाले पानी से गरारे मॉर्निंग में उठ के रात के सोते वक्त कर सकते हैं। और औषधियों के लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि कोई जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उसकी राय लेके ही आगे की औषधियों का चयन करें। ठीक है। अब अगला सवाल डॉक्टर श्रुति गौरा आपके लिए है। ये सवाल रोहन मलिक ने उड़ीसा से पूछा है। रोहन कह रहे हैं कि मुझे फ्लू है और ये बहुत भयानक लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे सीने में तेज़ दर्द होता है, चक्कर आते हैं और पूरे शरीर में दर्द होता है। शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था और ये तकलीफ़ मैं पहली बार अपने लाइफ में झेल रहा हूँ। तो कृपया मुझे कोई ऐसी दवा बताएं या उपाय बताएं ताकि मुझे आगे इस तरह की समस्या ना हो। हाँ, तो देखिए ये जो इनके सिम्टम्स हैं कि एकदम तेज़ बुखार है और शरीर में दर्द है, तो ये इंडिकेट तो यही कर रहे हैं कि इनको शायद फ्लू ही है। तो ऐसे में दवाई के लिए तो मैंने यही सलाह दूंगी कि ये अपने नज़दीकी जो भी इनके पास चिकित्सक हों उनसे जाकर सलाह लें। और साथ में जो घर में थोड़ा सा प्रिकॉशंस ये ले सकते हैं कि थोड़ा सा अपना हाइजीन का एक तो ध्यान रखें, एक मास्क का उपयोग करें कि अगर इनको इतना है तो घर में बाकी लोगों को, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो एक जने से दूसरे जने में ताकि ट्रांसफ़र ना हो। और रेस्ट करें और साथ ही साथ फ्लूइड ज़्यादा लें, गर्म पानी लें, स्टीम लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और जितना थोड़ा बहुत मौसमी फल जैसे आजकल सेब आ रहा है, थोड़ा सेब पपीता जो भी है वो खाएं, हल्का खाना खाएं। और दवाई के लिए किसी डॉक्टर को ही संपर्क करें। और आगे ना हो उसके लिए अपना थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि अपना जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि अपना लाइफस्टाइल सही रखें, अपना खान पान सही रखें और आगे अपना रेस्ट, अभी फ़िलहाल रेस्ट करें और बाकी वैसे अपना एक्सरसाइज का रूटीन और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल। अब जो प्रश्न है डॉक्टर मल्होत्रा, ये हरलीन कौर ने मुंबई से भेजा है। हरलीन कह रही मेरा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, अगर कोई मेरे आसपास खांसता है तो मुझे खांसी सर्दी की समस्या हो जाती है, ये एक नियमित समस्या बन गई है। ऐसी कोई दवाई या उपाय बताएं जिससे मैं अपनाऊं और इन संक्रमण से बच सकूं। हरलीन जी, मेरे को लग रहा है जो आपकी हिस्ट्री से आपको या तो एलर्जिक राइनाइटिस या रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है, तो आपको एक अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका जो डिज़ीज़ का कारण और उसकी थेरेपीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको ये सब समस्या अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है
तो हमें एक चेस्ट में ऑस्कल्टेट करके देखना होता है कोई वीजिंग या क्रेप्ट्स ना आ रहे हों। अगर आपकी छाती में कोई वीजिंग आ रहा है, हो सकता है आपको दमे की कोई रोग हो और आपको पता ही ना हो, और बड़ा इजीली इसका मल्टीडोज इनहेलर से इसका किया जा सकता है। एलर्जीज़ के लिए हमें देखना होता है आपकी साइनसिस की एक्सरेज करके और एडिनोइड्स का एक्सरे करके हमें पता चलता है कि आपको ये 2 बीमारियां भी हैं, तो उसका भी नेज़ल स्प्रे और कुछ खाने की कुछ दवाइयाँ और कुछ जैसे अभी मैम ने बताया वैक्सीन्स की हेल्प ले सकते हैं। हर सीज़न में आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन्स, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में हम दो तरीके की जोन्स में वायरसेस हैं। NH भी इंडिया में है और साउथ भी इंडिया में है। तो एक तो अप्रैल सीज़न बेस्ट होता है, मॉनसून से पहले आप वैक्सीन्स लगवा लीजिए फ्लू के, और दूसरा जैसे कश्मीर में और केरला में और तमिलनाडु में ये नवंबर से पहले लगाना होता है कि उनका फ्लू का स्पीक जो होता है सीज़न हमसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट अपने जोन्स के हिसाब से आपके डॉक्टर को आपको पता होगा। दूसरा, जब हम कहते हैं कि आप फ्लू से संक्रमित हैं कि नहीं, मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फ्लू का आपको एपिडेमियोलॉजी देखनी है। क्या आपके एरिया में केसेस की सर्ज आई है? क्या आप सुन रहे हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट में, मीडिया पे, या आपके दोस्त संबंधी की सडनली सबके गले ख़राब होने शुरू हो गए और या आपके परिवार में एकदम से वो एक का हुआ 4 लोगों को हो गया? तो इसमें जैसे अभी मैम ने बताया मास्क बहुत ज़रूरी है, हैंड हाइजीन, वॉश टेक्निक्स, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता। वैक्सीन 40 से 60%, 70% एफिकेसी है बचाने के लिए सीवियर डिजीज़ का। आप ये मत समझ के जाइए कि आपने सुरक्षा कवच पहन लिया और तोप के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको वैक्सीन बचा सकता है सीवियर डिजीज़ से, हॉस्पिटलाइजेशन से और पोटेंशियली मौतों से। बट वैक्सीन के अलावा ये सोशल हाइजीन और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी रखना। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो राजेंद्र सिंह ने दिल्ली से पूछा है। डॉक्टर जितेंद्र ये कह रहे हैं कि मुझे फ्लू हुए 10 दिन हो गए, मुझे अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है, हालत ख़राब महसूस हो रही है, अंदर से भी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ आयुर्वेद का समाधान बताइए ताकि मैं जल्द ठीक हो पाऊँ। डेफिनेटली 10 दिन से हुआ है तो इन्होंने कोई दवाई तो ली ही होगी। दवाई के साथ साथ अपना रूटीन भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं लाइफस्टाइल ऐड करना चाहूँगा जो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिसीज़ को रोकने के लिए। जैसे कि सुबह उठे या रात को सोए उससे पहले घर पे तिल तेल तो होता ही है, तो तिल तेल में नमक डालिए, उसको गुनगुना करिए, छाती पे चेस्ट पे हल्का सा मसाज करिए 10-15 मिनट। उसके बाद गर्म कपड़े से या हीट पैड या तो कुछ भी गर्म कपड़ा हो उससे सिकाई करना है। उससे थोड़ा सा गर्माहट रहती है, लंग्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चेन होती है ओपन होती है, तो आपको थोड़ा सा राहत फील होगा और नींद स्लीप में अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ है, कहीं से भी बाहर निकलो आप तो पहले नाक में तिल का तेल या तो कोई भी तेल घर पे हो वो लगा के निकलिए, तो उससे हो कि बाहर की डस्ट ये वगैरह आपके इनहेल ट्रैक में जाए ना। तीसरी चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैडम ने भी बोला है, सर ने भी बोला है कि आपको पता है कि आप फ्लू से ग्रस्त हो तो आप कहीं पे भी निकलो घर से बाहर तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, ताकि आपका इन्फेक्शन दूसरों को भी ना लगे और दूसरों के जो दूसरे इन्फेक्शन हो आप, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अभी वीक है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ है कि आप खाने पीने में से गर्म पदार्थ लीजिए जो आपके दवाई के साथ आपके बॉडी को भी सपोर्ट करें। जैसे मैं बताऊँ, हल्दी है, आंवला है, काली मिर्च है, तुलसी है, तुलसी के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, इसको कूट के पीस के अच्छा सा एक कावा बनाइए और वो सुबह शाम 2 बार लेने को रखिए, तो दवाई के साथ साथ वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करने में भी रिलीफ रखेगा। आप टोटल रेस्ट लीजिए, फालतू का बाहर ना निकलिए और बाकी अपने स्लीपिंग पैटर्न्स वगैरह पे फोकस करिए, तो मुझे लगता है आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिकवर होगा। आपकी बॉडी की जो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी रिकवर करने की। ठीक है, अगला जो सवाल है डॉक्टर श्रुति गोरा, ये सुधीर चंद्रपाल का है पंजाब से। सुधीर कह रहे हैं मुझे फ्लू है, स्वाद और गंध की क्षमता लगभग चली गई है, सांस लेने में थोड़ी परेशानी है, नाक बह रही है और मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है। क्या मैं फ्लू की दवा ही जारी रखूं या कुछ होम्योपैथी का सहारा भी ले सकते हैं? देखिए, इनके जो सिम्टम्स है इसमें ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा स्मेल और टेस्ट का है, तो इसमें हो सकता है इनका सिम्टम्स थोड़े से कोविड जैसे भी लग रहे हैं, तो उसके लिए इनको टेस्ट उसके हिसाब से ही कराना पड़ेगा कि कोविड है या फ्लू है। उसके बाद टेस्ट में जो भी आए, खैर होम्योपैथ्स हमारे लिए चाहे वो इन्फ्लुएंजा है चाहे कोविड है हमारे लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग दवाई
पेशेंट्स के सिम्टम्स पे ही देते हैं। तो ये अपने आसपास जो भी चिकित्सक हैं उनसे मिलें, और अगर इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो इनको तुरंत ही जाकर अपना जांच भी करा लेना चाहिए। और अगर जिस तरह से बता रहे हैं, एक चेस्ट एक्सरे भी साथ में करा सकते हैं ब्लड टेस्ट के साथ साथ, और एक स्वैब एग्जामिनेशन अगर कोविड और इन्फ्लुएंज़ा अगर है तो उसको रूल आउट करने के लिए। साथ साथ वही जो हम जनरल सबको गाइडलाइंस बता रहे हैं पेशेंट्स को कि अपना ध्यान रखेंगे, रेस्ट लेंगे, फ्लूइड ज़्यादा लें, मौसमी फल खाएं, थोड़ा सा नट्स और सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, इनको थोड़ा सा इनका सेवन ज़्यादा करें जिससे हमारी बॉडी की थोड़ी सी इम्यूनिटी ठीक रहे, थोड़ा प्रोटीन इंटेक भी बॉडी में आता रहे, थोड़ा हल्दी वाला दूध, जो बेसिक चीज़ें हैं। हल्का फुल्का प्राणायाम ज़रूर करें जिससे कि सांस लेने में अगर इनको दिक्कत हो रही है तो उसमें भी इनको आराम मिलेगा। और जल्द से जल्द किसी चिकित्सक को दिखाकर अपने जांचें कराकर उसी के बाद ही क्या ट्रीटमेंट देना है वही इनको सलाह दे पाएंगे। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, अब क्योंकि समय भी पूरा हो गया है, लास्ट में आप और क्या बताना चाहेंगे जब ट्रीटमेंट को लेकर हम बात करते हैं एलोपैथी में, किस तरह से ट्रीटमेंट चलता है? क्योंकि अभी भी जो ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ हैं लोग उससे कहीं ना कहीं शुरुआत कर देते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो सकता है? ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा? जब सिम्टम्स थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं तो लोग दवाइयाँ लेना भी बंद कर देते हैं। डूज एंड डोंट्स के बारे में भी ट्रीटमेंट के साथ आप क्या लास्ट में संदेश देंगे? पहली बात, एक तो डूज एंड डोंट्स में ये है कि अपने आप की सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डॉक्टर्स, चाहे हम एलोपैथी कहें, होम्योपैथी कहें, आयुर्वेदिक कहें, नेचुरोपैथी कहें, आपको फील्ड आपको लगता है वहाँ पे उस पर आप जा सकते हैं। बट अब अगर इन्फ्लुएंज़ा की बात करें, क्योंकि ये पोटेंशियली घातक है, तो पहले 48 घंटे से 72 घंटे हमारे लिए टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैम ने बताया, हमारे पास रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट माना सकते हैं। दूसरा, नेज़ल स्वाब से हम RT-PCR टेस्ट कर सकते हैं, जिससे फ्लू है, कोविड है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। और थर्डली, कुछ वायरल एंटीबॉडीज़ टेस्ट और कल्चर्स टेस्ट जो कि हमारे साइंस के लिए, आपके लिए नहीं है, तो RT-PCR पे ध्यान देना है अगर डॉक्टर लिखता है तो। सेकेंडली, एडिशनल टेस्ट हम करते हैं चेस्ट एक्सरे वगैरह के, अगर ये ब्लड कल्चर्स हमें लगता है इन्फेक्शंस, फ्लू के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐड हो गई है। किसी भी वायरस इलनेस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का ज़माना है। जो आप गलत दवाई खुद खाएंगे या केमिस्ट से पूछ के खाएंगे, वो जितना भी नॉलेजेबल हो, मेरा कंपाउंडर वो मेरा रोल नहीं कर सकता है। मेरी ट्रेनिंग और मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो आपको ये समझना है, सेल्फ मेडिकेशन का आपको प्रोटोकॉल, ड्यूरेशन, कौन सा चाहिए नहीं पता है। इसमें जैसे हम ऑस्टेलमावीर के नाम की मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसकी पर्टिकुलर डोजेज है, जैसे 1 साल से छोटे में जैसे 3 mg पर kg से, फिर 30 मिलीग्राम, 45 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम BD। टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इन्फ्लुएंजा में 5 दिन से ऊपर नहीं होती है। 5 दिन के ऊपर मेडिसिन सिर्फ नुकसान करती है। और जैसे कभी पीछे सवाल आया वीकनेस का, इन्फ्लुएंजा एक स्ट्रॉन्ग बीमारी है, वो एस्थीनिया क्रिएट करती है, मतलब वीकनेस, वो 1 महीना ले जाती है। खांसी भी 1 महीना ले सकती है, तो उस पर पैनिक ना करें, आपके डॉक्टर से का संपर्क में रहें। और जैसे आप नॉर्मल डाइट, लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एंटीबायोटिक्स तब देंगे जब आपको इन्फेक्शन, फ्लू के अलावा कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अदरवाइज ओवर द काउंटर ड्रग मत खाइए। 1 आध दिन तक आपको बुखार होता है, क्रोसिन वगैरह खा लिया, ठीक है। तीसरे दिन अगर आपको बुखार है या शरीर में टूटने के लक्षण है, सांस फूलने के लक्षण है, तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए। कोई भी नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी जो भी आपको सही समझें, वहाँ जाके आपके डॉक्टर को बताइए। और अगर दुनिया में फ्लू फैला हुआ है तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं आपको फ्लू होगा। ठीक है, और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। डॉक्टर मल्होत्रा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्रुति गोरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो जाहिर तौर पर फ्लू को लेकर जिस तरह से प्रेवलेंस बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी चर्चा हुई है उसे हमारे विशेषज्ञों ने और ज्ञानवर्धक बनाया है। जो भी सलाह और सुझाव दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर अपनाएंगे और बिल्कुल भी अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेंगे। और ख़ास तौर से वैक्सीन को लेकर जो डॉक्टर ने जानकारी दी है उसे ज़रूर कंसिडर करेंगे, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करेंगे और अपने आप को रखेंगे बिल्कुल सेहतमंद। फिलहाल आयुष्मान भव के इस अंक में इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel, and don't forget to like and share them.